सो हम क्लास स्टार्ट करते हैं काव्या। ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। मैं जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपनी इकोनॉमी का इवैल्यूएशन करना है। मेरी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, ख़राब चल रही है, ये सारा इवैल्यूएशन मुझे करना है। इसलिए मैं जीडीपी की कैलकुलेशन करता हूँ। मुझे पता पड़ता है कि मेरे देश में कितना सामान बना है, कितनी लोगों की इनकम हुई है, कितना लोगों का वेलफेयर हुआ है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का काम यही है कि लोगों का वेलफेयर करना। तो इसलिए हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं। अब जीडीपी मान लीजिए 2021 में जीडीपी था आपका, लेट्स से 100 रुपये का। 2022 में आपका जीडीपी हो गया 120 का। कितना ग्रोथ किया जीडीपी ने? जीडीपी ने ग्रो किया 20 रुपीज़ का। परसेंटेज में कितना है? 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। 20% का आप यहाँ पर जीडीपी का ग्रोथ हुआ है। 20% जीडीपी ग्रोथ तो बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। तो इसको देख करके हम बोलेंगे कि वाह, जीडीपी ग्रोथ हुआ तो लोगों का वेलफेयर भी 20% बढ़ गया है। पीपल वेलफेयर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 20%। मैंने जीडीपी का फिगर देखा, मैंने बोला कि वेलफेयर भी 20% बढ़ गया है। हम इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ऐसा करता हूँ कि भाई जीडीपी 20% बढ़ा तो वेलफेयर भी 20% बढ़ गया, तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है। जीडीपी की फिगर जो है, इसकी कुछ कमियाँ होती है, कुछ खामियाँ होती है, जिसके कारण वेलफेयर का एक ट्रू इंडिकेटर नहीं होता है। क्या क्या वो लिमिटेशन है, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी कल हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जीडीपी तो आपका ग्रो कर गया। मान लीजिए कि इसी एग्जांपल में हम लेते हैं 100 से 120 जीडीपी हो गया, बट ये जीडीपी जो मेरा ग्रो हुआ है, अधिकतर ज़्यादातर जो इंक्रीज़ हुआ है दैट इज़ बाय मेकिंग डिफेंस गुड्स। डिफेंस गुड्स मैंने ज़्यादा बनाए, उससे मेरा बढ़ गया। तो ठीक है, आपका देश का जीडीपी बढ़ गया, दैट इज़ फाइन, लेकिन लोगों का भला नहीं हुआ इससे। लोगों का भला कब होएगा? जब कंज्यूमर गुड्स आप ज़्यादा बनाओगे, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें आप ज़्यादा बनाओगे, तब लोगों का भला यहाँ पर होएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हाउस। ठीक है ना, जो जिस घर में हम लोग रहते हैं उस घर की बात हो रही है यहाँ पे। अब जो घर होते हैं, जिस घरों में हम रहते हैं, घर में भी 5 लाख रुपीज़ से लेकर के और 50 करोड़ या और 100 करोड़ तक भी महंगे महंगे होते हैं। तो घर जितना महंगा ले लो उतना कम है। शाहरुख खान का घर यूएई में है, बड़ी सी वहाँ बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए का घर है। 50 करोड़ के घर तो आजकल इंडिया में हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो लो इनकम वाले होते हैं उनको घर 5 लाख का भी घर मिल जाए, उनको 2 लाख का भी घर मिल जाए, तो उनको बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, आपकी कंट्री ने क्या किया? कंट्री ने बोला कि भाई जीडीपी बढ़ाना है तो महंगे वाले घर बनाओ सारे, है ना, महंगे महंगे घर बनाओ। तो हमने क्या किया? प्रीमियम हाउसेस ज़्यादा बनाए। प्रीमियम हाउसेस बनाए मतलब 1 करोड़ एंड अबव। 1 करोड़ से सस्ता कोई घर ही नहीं है, 1 करोड़ से महंगे वाले घर हमने बनाए खूब। तो जीडीपी तो बढ़ जाएगा, महंगे महंगे घर बना रहे हैं आप, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जीडीपी विल ग्रो। बट क्या लोगों का वेलफेयर इंक्रीज़ हुआ? नहीं, लोगों का वेलफेयर इंक्रीज़ ही नहीं हुआ। ज़्यादातर लोग 1 करोड़ का घर खरीद ही नहीं सकते। कुछ लोग खरीद सकते हैं, उनका वेलफेयर आप बोल सकते हो गया, बट मोस्टली लोगों का वेलफेयर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने घर तो बनाए, लेकिन ऐसे घर बना दिए जिनको लोग खरीद ही नहीं सकते। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीडीपी का कॉम्पोजिशन आपको देखना ज़रूरी है कि आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बनी है देश में या नहीं बनी है देश में, ये हमको देखना है। तो डिफेंस गुड्स का आपको एक एग्जांपल दिया, प्रीमियम हाउसिंग का एग्जांपल दिया कि इनसे जीडीपी तो बढ़ जाएगा, लेकिन लोगों का वेलफेयर इनसे इंक्रीज़ होने वाला नहीं है। समझ आया काव्या को ये पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट, तो एक लिमिटेशन ये हो गई जीडीपी कॉम्पोजिशन। दूसरा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का। अब इसको हम देखते हैं। मान लीजिए 4-5 लोग हैं इकोनॉमी में। ये पर्सन है सूट बूट वाले, 1,000 रुपये इनकी इनकम है,
दूसरा पर्सन है इसकी 600 रुपीज़ इनकम है, तीसरा पर्सन है इसकी 600 है, 500 है, चौथा पर्सन है इसकी 300 है, पाँचवा है इसकी 200 रुपीज़ की इनकम है। सो पूरे कंट्री का जीडीपी है, पूरे कंट्री की इनकम कितना हो जाता है, 100 प्लस 1600 प्लस 500 2100 प्लस 324 प्लस 2 2600, तो 2600 रुपये का यहाँ पर इस कंट्री का जीडीपी है, इनकम है। अगले साल क्या होता है कि ये जो फर्स्ट पर्सन है 1000 वाला, इसकी इनकम तो हो जाती है डबल, 2000 हो जाती है, 1000 से सीधा 2000। इसकी 600 रुपये से सिर्फ 700 रुपये होती है, 10-15% बढ़ती है। इसकी 500, इसकी बढ़ती नहीं है। इसकी 300 से 300 ही रहती है, इसकी 200 से 200 ही रहती है। पर कंट्री का जीडीपी हो गया 3700, 2000 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 200, तो कंट्री का जीडीपी तो 3700 हो। तो कंट्री का जीडीपी हैज़ इंक्रीज्ड सब्सटैंशियली, 2600 रुपये से 3700 रुपये हो गया, 2600 रुपये से 3700 रुपये हो गया, 2600 से 3700 हो गया। तो ये 40% का यहाँ पर आपका इंक्रीज़ हो गया जीडीपी में, विच इज़ वेरी वेरी गुड। बट क्या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है? नहीं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है। सारे पैसे तो फर्स्ट वाले पर्सन के पास ही चले गए, बाकियों की तो इनकम हार्डली कुछ बढ़ी है, इसकी इनकम डबल हो गई। विच मीन्स कि लेकिन जीडीपी ग्रोथ देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है 40% है, तो मुझे लगता है मैं सब खुश हैं, सारी जनता खुश है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी जनता खुश नहीं है, बिकॉज एक ही जने की इनकम ज़्यादा बढ़ गई, अमीर आदमी और अमीर हो गया, गरीब या मिडिल क्लास है उनकी तो इनकम कुछ खास इंक्रीज़ हुई नहीं है। तो ये बाकी चार जो लोग हैं, इन चारों की परिस्थिति जीडीपी ग्रोथ की फिगर में नज़र नहीं आती कि भाई इनकी तो इनकम ही नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई आपके देश में, इनकम इनकी उतनी ही है, जीडीपी ग्रोथ आपको अच्छी दिख रही है। सो दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ जीडीपी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में कुछ पता नहीं पड़ता जीडीपी की फिगर देख करके। ऐसा भी हो सकता है कि देश का जीडीपी जो इंक्रीज़ हुआ है वो कुछ लोगों के हाथ में चला गया, बाकी लोग सब गरीब ही रह गए, लेकिन जीडीपी बढ़ गया था, आप बोलते हो जीडीपी बढ़ रहा है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ अ second limitation. If distribution of income is not equal, then GDP growth fails to reflect social welfare. वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ नॉट इक्वल, देन जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट सोशल वेलफेयर। समझ आ गया काव्या को? हम तो टोटल जीडीपी देखते हैं ना, तो हाँ हम हाँ अभी ईच पर्सन को क्यों देख रहे हैं? हाँ, सो हम टोटल जीडीपी देखते हैं, यही पॉइंट है कि टोटल जीडीपी तो 42% बढ़ गया है ना। इसको देख, मैंने सिर्फ टोटल देखा, मुझे नहीं पता कि ईच पर्सन कौन कौन है। मैं बोलूँगा कि वेलफेयर देश में 40% बढ़ गया, देश में लोगों का वेलफेयर 40% बढ़ गया है ना। आप भी देश में ही हो, मान लो कि आप इन चारों में से कोई एक पर्सन हो, ये घास काटने वाला, ये वाला टॉवेल वाला, आपने नोट देख रहे वाला, ब्लू टी शर्ट वाला, इन चारों में से कोई एक पर्सन आप हो। तो अगर देश का प्राइम मिनिस्टर आपको आके बोलेगा भाई देश में तो 40% जीडीपी बढ़ गया है, तुम्हारा भी सबका वेलफेयर होगा, तो क्या आपका हुआ है वेलफेयर? सर नहीं हुआ। तो आपका नहीं हुआ, बाकी और 3 लोग और हैं उनका भी नहीं हुआ है, लेकिन ये फिगर देख के मालूम नहीं पड़ता कि आप लोगों का वेलफेयर नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर बोलेगा यार जीडीपी तो मेरे को तो आके ये बताया कि भाई 40% जीडीपी बढ़ गया, मैं तो सोच रहा था तुम्हारी सबका भलाई हुई होगी। तो आप बोलोगे सर आपने जीडीपी के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन आपने जीडीपी की लिमिटेशंस के बारे में नहीं पढ़ा कि जीडीपी फिगर देखने से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मालूम नहीं पड़ता है। क्या पता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही ना हो तो जीडीपी तो किसी एक आदमी की इनकम बढ़ जाएगी, उससे भी बढ़ जाता है। जीडीपी का क्या है, एक आदमी की इनकम बढ़ी उससे भी बढ़ जाएगा जीडीपी तो, लेकिन वेलफेयर सबका नहीं हुआ। तो जीडीपी फिगर आपको नहीं देखनी चाहिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम उसमें मालूम नहीं पड़ता। आप समझ आया? यस सर। है ना। तो इट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, ये जीडीपी की कमी है। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल में आप लोग पढ़ते हो, कोई स्टूडेंट है, पिछली क्लास में उसके
50 मार्क्स आए, 50% मार्क्स आए, अगले साल उसके 70% मार्क्स आ गए, ठीक है ना, 50% थे 70% हो गए। तो हम बोलेंगे भाई स्टूडेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बताइए काव्या। हेलो काव्या। यस सर। हाँ, सो किसी स्टूडेंट के 50% मार्क्स थे एक साल में, 70% अगले साल में, तो हम बोलेंगे भाई इम्प्रूवमेंट किया इसने बहुत अच्छा, यस सर। है ना। बट ये सिर्फ परसेंटेज मार्क्स देखने से हमें कई और बातों का मालूम नहीं पड़ता। मान लीजिए उसके स्पोर्ट्स में उसने ग्रो किया, मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसने कैसा परफॉर्म किया, हमें नहीं मालूम पड़ेगा। डिसिप्लिन उसका कैसा है, हमें नहीं पता। हेल्थ उसकी कैसी है, हमें नहीं पता, ठीक है ना। सो सिर्फ जो यहाँ पर उसके जो मार्क्स हैं, है ना, उसके एग्ज़ाम के मार्क्स हैं, उससे इतनी सारी चीज़ें तो पता पड़ती नहीं है। तो सिर्फ एग्ज़ाम के मार्क्स देख लिए, हाँ भी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, उससे काम नहीं चलता। ये इसकी लिमिटेशन है। एग्ज़ाम के मार्क्स कई सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताते। मालूम पड़ा उसके 50 से 70 तो हो गए, या मान लो कि 80 थे, 80 से 95 तो हो गए, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब रहती है हमेशा बच्चे की, तो उसका क्या वेलफेयर हुआ फिर? सो एग्ज़ाम मार्क्स की दिस इज़ अ लिमिटेशन कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट को बताता नहीं है। लेकिन यहाँ देख कर लगेगा कि भाई यहाँ बहुत अच्छा ग्रो किया है। सिमिलरली जीडीपी ग्रोथ की फ़िगर आपको ये तो बताते हैं जीडीपी बढ़ गया, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन से कुछ कमियाँ हैं। ये आपको ये नहीं बता रही है कि जो जीडीपी बढ़ा तो देश में सब लोगों की इनकम बढ़ रही है, या कुछ सेलेक्टेड लोगों की इनकम ही यहाँ पर बढ़ रही है। ये चीज़ के ऊपर ये आपको इशारा नहीं करता है। तो दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। तो दो लिमिटेशंस हमने पढ़ी अभी तक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। तीसरा, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है बताइए? गुड्स और सर्विसेज के बदले गुड्स और सर्विसेज देना। हाँ, सो हम पैसा तो पैसे के अगेंस्ट एक्सचेंज नहीं होता गुड्स एंड सर्विसेज, सामान के बदले सामान एक्सचेंज हो जाता है। तो जो जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं, जीडीपी जब गिनते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये बार्टर सिस्टम वाले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इन्हें उसमें ऐड नहीं किया जाता, इनको हम उसमें ऐड नहीं करते हैं। तो बार्टर सिस्टम से कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है आपके देश में वो आपको मालूम नहीं पड़ता। तो जीडीपी ग्रोथ में बार्टर सिस्टम का आपको नज़र आएगा ही नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने बोला था कि जीडीपी मेरा 2600 से 3700 हो गया, ये आपके कैश ट्रांजैक्शंस हैं। फिर बार्टर सिस्टम के भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, मान लीजिए 500 थे 2000 हो गए, लेकिन ये बार्टर सिस्टम ने खूब ग्रो किया था। एक्चुअल में तो आपके देश में जीडीपी बढ़ रहा है, बार्टर वाले देखो 4 गुना हो गए, लेकिन क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मेरे देश में जीडीपी कैलकुलेशन के टाइम गिने ही नहीं जाते हैं, तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि बार्टर सिस्टम में भी इस देश ने ग्रो किया है। तो दिस इज़ अ लिमिटेशन, क्योंकि बार्टर सिस्टम के ट्रांजैक्शन को मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूँ जीडीपी के अंदर, मैं सिर्फ कैश वाले को ही ऐड कर रहा हूँ। तो अगर बार्टर वाले ट्रांजैक्शन से जीडीपी बढ़ गया है तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये 2600 है, ये 2600 है ना, तो अब दिख रहा है कि जीडीपी का कोई ग्रोथ ही नहीं हुआ। लेकिन बार्टर सिस्टम वाले ट्रांजैक्शन मेरे देश में पिछले साल 500 के थे और इस साल 2000 के हैं। तो अगर सारे जोड़े जाएं, बार्टर और कैश दोनों को मैं जोड़ता हूँ, अगर से कहाँ चला गया, दोनों को मैं जोड़ता हूँ, तो मेरे देश के अंदर जीडीपी का ग्रोथ हुआ है एक्चुअल में। एक्चुअल में तो 48% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन अगर बार्टर सिस्टम को मैं लिख ही नहीं रहा तो मुझे ऐसा दिखेगा कि जीडीपी ग्रोथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, बट एक्चुअल में हुआ है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जीडीपी का जो कैलकुलेट करने का तरीका है, उसकी सीमा है, उसकी लिमिटेशन है, उसकी एक कमी है कि वो बार्टर सिस्टम ट्रांजैक्शंस को कंसीडर नहीं करता है।
तो अगर बार्टर सिस्टम ट्रांजेक्शन से ग्रोथ हो गई तो मालूम ही नहीं पड़ेगा जीडीपी की फिगर देख करके। समझ आया पॉइंट? Yes, sir. चौथी लिमिटेशन क्या है? लास्ट इज एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटीज़, अब व्हाट आर एक्सटर्नैलिटीज़ ये हम जानते हैं। मान लीजिए कि आपके एरिया में एक नई फैक्ट्री ओपन हुई है ना? नई फैक्ट्री ओपन होएगी तो वहाँ खूब सारा सामान बनेगा, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, उनकी इनकम वहाँ पर इंक्रीज़ होएगी, देश का जीडीपी भी बढ़ जाएगा। नई फैक्ट्री खुली है, गुड्स बनेंगे नए, कंट्री का जीडीपी विल ग्रो। तो जीडीपी ग्रो किया उससे तो हमें मालूम पड़ गया, लेकिन इस फैक्ट्री के खुलने से और भी कई काम हुए। पहला क्या काम हुआ? कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, एक्सटर्नैलिटी मतलब कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो किया जाता है उसका बाहर के लोगों पे इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ना, दूसरे लोगों पे इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ना। तो फैक्ट्री खुली, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं तो ठीक है, उससे आपका जीडीपी बढ़ गया। अब एक्सटर्नैलिटी क्या है? बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, फ़ायदा हुआ लोगों को। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है? न्यू फैक्ट्री इन अ लोकेलिटी जनरेट्स एयर पोल्यूशन रिजल्टिंग इनटू डिजीजेज। वो नई फैक्ट्री खुल गई लेकिन वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है, सारे एनवायरनमेंट को गंदा कर दिया उन्होंने, वेस्ट को भी सड़क पे डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं, और उसके कारण से लोगों को बहुत सारी बीमारियां होने लग गई उस एरिया में रहने वाले। तो इट इज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। गुड्स बना रहा है, फ़ाइन, जीडीपी बढ़ गया, लेकिन इस फैक्ट्री से लोगों को नुकसान भी बहुत हो रहा है ना? तो पर ये जीडीपी की फिगर में नज़र नहीं आएगा कि ये पॉल्यूशन से नुकसान हो गया या लोगों को रोज़गार मिल गया, ये सब चीज़ें आपको उसमें नज़र नहीं आएगी। सो दिस इज़ एक्सटर्नैलिटी। जीडीपी फेल्स टू अकाउंट फॉर इम्पैक्ट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। जो जीडीपी है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ का इम्पैक्ट नहीं बता पाता है। और होता क्या है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी? इट रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का अच्छा और ख़राब इम्पैक्ट ये दिखाता है, विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। सो फैक्ट्री ने यहाँ पर पॉल्यूशन किया लेकिन फैक्ट्री पे कोई पेनल्टियाँ नहीं लग रही है, सो दिस इज़ एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए किसी एरिया में एक नया पार्क ओपन हुआ है ना? नया पार्क ओपन हुआ है, सो पार्क ओपन होने से बच्चों को वहाँ खेलने की जगह मिल गई, झूले लग गए, खेल रहे हैं बच्चे, तो एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है कि उस एरिया के बच्चों को बहुत अच्छा मिल गया। लेकिन अब पार्क है, मान लो इसी पार्क के अंदर जो गुंडे होते हैं वो आकर के वहाँ बैठ जाए, वहाँ पे लोगों को धमकाने लग जाए, है ना? वहाँ पर एंटी सोशल एक्टिविटी करने लग जाए, तो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई। पहले तो लोग आराम से रह रहे थे, अब वहाँ पार्क खुल गया, पार्क में गुंडे आके रहने लग गए, तो उस लोगों एरिया के लोगों का जीना हराम हो गया। सो इफ़ पार्क यूज बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स देन इट कॉजेज इनसिक्योरिटी फॉर रेजिडेंट्स। ये एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई, और पार्क खुलने से बच्चों को फ़ायदा हुआ, एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई। अब जीडीपी की फिगर देख के हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है इन चीज़ों के बारे में। सो जीडीपी फेल्स टू अकाउंट फॉर इम्पैक्ट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। ओके, समझ आ गया एक्सटर्नैलिटीज़? सर तो इसका मतलब कि हर एक जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक को, उसके एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, हर पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है उसका सबका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अभी आपके मुंबई में मेट्रो बन रही यस सर। है ना? तो मेट्रो बन रही है तो उसमें क्या है कि कोई एक वहाँ पर मेट्रो का स्टेशन बनाना है, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो उसके कारण उनको बहुत सारा फॉरेस्ट को कट करना है। सुना है आपने ये न्यूज़ में? नहीं सर। तो मुंबई में कहीं पे मेट्रो स्टेशन या मेट्रो रेल्स बन रही है, तो वहाँ पर उनको बहुत सारा फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, है ना? अब फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, उस फॉरेस्ट में या वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका सबका वो फॉरेस्ट कटने से जीवन उनका
मुश्किल हो जाएगा रहना, है ना। तो उनको सबको इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को आगे चला रही है, तो दिस इज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है महाराष्ट्र में, तो वो पहले, अब जो नई गवर्नमेंट है वो चाहती है कि नहीं हम तो मेट्रो प्रोजेक्ट बनाएंगे। पहले वाली गवर्नमेंट लोगों की प्रॉब्लम समझ रही थी, उन्होंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। सो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है कि मेट्रो बनेगी, जीडीपी बढ़ जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग जिनको आप वहाँ से हटा दोगे, उनके घर टूट जाएंगे सब, वो सब लोग कहाँ जाएंगे। तो इट इज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो हर एक गवर्नमेंट को कुछ भी पॉलिसी बनाते टाइम सिर्फ यही नहीं सोचना है कि भाई पैसा कितना आएगा, जीडीपी कितना बढ़ेगा, उसकी एक्सटर्नैलिटीज़ पे भी ध्यान दो कि कहीं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो नहीं हो रही है इससे। समझ आ गया? यस सर। ओके। सो ये हमारा, ये चैप्टर के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जीडीपी की लिमिटेशंस हमारी थी। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, एक बार पॉइंट्स पॉइंट्स को हम समराइज़ करते हैं। हमने स्टार्ट किया व्हाट इज़ नेशनल इनकम, फिर हमने पढ़ा व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा हु आर रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स कौन होते हैं, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। क्या क्या नेशनल इनकम एग्रीगेट्स होते हैं हमारे, ग्रॉस वर्सेस नेट, और डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट, वो सब हमने यहाँ पर पढ़े। और फिर हमने क्या पढ़ा, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। ब्रॉड ब्रॉड हम हाई लेवल पे देखें तो हमने ये 6 टॉपिक्स इस चैप्टर में करे हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े थे नेशनल इनकम से रिलेटेड। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, कुछ और टॉपिक्स हमने कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या करना है, इन एग्रीगेट्स और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला जो हमने सीखा है, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन नेक्स्ट चैप्टर में हमारे स्टार्ट हो जाएगी। सो उसके पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ओके, सो ये आपके जैन ओरी बुक के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन से आप स्टार्ट करिए। फर्स्ट का क्या आंसर होगा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, कौन सा होगा, ए बी सी या डी। सर ये ए होगा। सो मार्केट प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर लिया तो ग्रॉस होएगा, ये हमें पता है। तो ग्रॉस चारों में ही है। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी में मतलब जीडीपी होगा, नेशनल प्रोडक्ट नहीं होगा। तो नेशनल वाला दोनों बाहर हो गए, सिर्फ ए और सी यहाँ पर बचता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। और मार्केट प्राइस लेना है तो सिर्फ ए इज़ द राइट आंसर, सी भी यहाँ पर आउट हो गया। तो ए इज़ द राइट आंसर, आपने सही आंसर यहाँ दिया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। National income is often estimated as sir हाँ जी,
CNDP, national domestic. Yes, sir. ओके ओके वेट, जब हमने यहाँ पर ये पढ़े थे सारे एग्रीगेट्स, जब हमने ये वाले सारे एग्रीगेट्स पढ़े थे तो हमने क्या दो बातें डिस्कस करी है यहाँ पे। एक तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको तो बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को बोलते हैं हम नेशनल इनकम। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो, इन डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम दो अलग अलग टर्म्स है, दोनों में नेट वाली चीज़ आती है। डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक आएगा, नेशनल वाले में नेशनल आएगा, और दोनों ही प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट वाले लेने, टैक्स वैक्स हमें उसमें शामिल नहीं करने। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोलते हैं। हो गया, याद हो गया? Yes, sir. ओके, सो अब कौन सा आंसर होगा सेकंड का? Sir, D होगा. डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। Domestic product is equal to. So, ये होगा domestic product is equal to uh, हाँ, national product plus net factor income from abroad. नहीं, प्लस नहीं होगा, माइनस होएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम इसमें से माइनस करेंगे। डोमेस्टिक में तो क्या करना है, डोमेस्टिक में तो सिर्फ मेरे देश की बाउंड्री में जो बना है उसी को लेना है, लेकिन नेशनल में विदेशों से भी आपने जो लिया है वो भी ऐड हो जाता है। तो इसलिए नेशनल प्रोडक्ट में से नेट फैक्टर इनकम माइनस करोगे तब डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। चलो वापस कर लेते हैं। ये मेरा कंट्री है, ठीक है ना, दिस इज़ माय कंट्री। ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसके अंदर जो इनकम अर्न हो रही है दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है ना। अब इससे मुझे बनानी है नेशनल इनकम, तो मैं क्या करूँगा, इस डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम बनाने के लिए बाहर के देशों से जो अर्न किया रेजिडेंट्स ने, बाहर के देशों से जो रेजिडेंट्स ने अर्न किया है उसको मैं ले लूँगा, ऐड कर लूँगा। सो क्या होएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दो चीज़ें इसमें। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब बाहर के देशों से जो कमाया, आपके देश के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने बाहर के देशों से जो कमाया वो इसमें से लेस क्या कर देंगे, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। बाहर वाले देशों को आपके देश में से जो आपने दे दिया इनकम वो। सो हम क्या बोल रहे हैं कि रेजिडेंट इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो रेजिडेंट इनकम आ रही है उसको हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और इस डोमेस्टिक टेरिटरी में जो विदेशी लोग अर्न कर रहे थे उसको हमने माइनस कर दिया। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लेस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड मिलके क्या बनता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो बेसिक बात ये हो गई कि बाहर के देशों से जो आपने कमाया
उसको आप जोड़ देंगे तो वो नेशनल इनकम यहाँ पर बन जाएगा. सो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम. ठीक है ना. तो अब डोमेस्टिक इनकम अगर निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, NIFIA को उधर ले जाऊँगा. नेशनल डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है काव्या. यस सर. सो इसमें कौन सा आंसर सही होगा बताइए. डी वाला नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. आता है आपको. सर इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. नहीं, गलत है. सर क्यों? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, देखो जब भी नेट करेंगे तो मतलब कुछ माइनस होएगा, है ना. जैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने किया, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो नेट जब करोगे कुछ माइनस होता है. ग्रॉस का नेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है. इसी तरह से अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज अ नेट इनडायरेक्ट टैक्स. देखो हमने क्या एग्जांपल बनाया था कि कोई सामान बना, फैक्टर कॉस्ट पे सामान बना 1000 रुपये का. गवर्नमेंट ने उस पर GST लगाया 10% का, तो इस पे इंटू 10/100 100 रुपये GST हो गया. वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 1100 रुपये हो गई. अब इसमें से गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी कि भाई कुछ सब्सिडी हम आपको दे देते हैं, ख़रीदने में आपको आसानी रहेगी. 2% की सब्सिडी दे दी, तो दिस इंटू 2/100. अब मार्केट प्राइस कितना हो गया, मार्केट प्राइस 1078 हो गया. तो गवर्नमेंट ने एक हाथ से तो टैक्स लिया, एक हाथ से टैक्स लिया गवर्नमेंट ने, और दूसरे हाथ से थोड़ा सा सब्सिडी के फॉर्म में वापस लौटा दिया. नेट नेट टैक्स कितना लिया गवर्नमेंट ने, 100 रुपये तो लिए, 22 रुपये वापस दे दिए. तो मतलब टैक्स माइनस सब्सिडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट ने लिया 78 रुपीज़ का यहाँ पर लिया है. समझ आया. यस सर. है ना. तो मैं इस फॉर्मूले को और आगे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. तो फैक्टर कॉस्ट 1000 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स 100 रुपये माइनस सब्सिडी 22 रुपीज़, तो मार्केट प्राइस हो गया 1078 रुपीज़ का. या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़. तो इस तरह से भी मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख सकता हूँ. आगे बढ़े. यस सर. सो कौन सा वाला सही होगा 4 का. सर फोर का होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. माइनस सब्सिडीज. ठीक है. 5 देखेंगे. अब 5 क्या होगा, वन बाय वन देखिए. पॉइंट नंबर 8 ट्रू है या फॉल्स है.
पॉइंट नंबर ए राइट है या रॉन्ग है? सर पॉइंट नंबर ए सही है। कौन सा वाला सही है? पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए इज़ राइट? नहीं, गलत है आपका आंसर। देखो पॉइंट नंबर ए में क्या है, एन एन पी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जी एन पी प्लस मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस तो बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो और कुछ बन जाएगा वो। आपको ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तब आप नेट पे पहुंचोगे। बाकी तो देखो, इधर लिख के करते हैं इसे हम। इसने क्या लिखा है आपको, एन एन पी एट मार्केट प्राइस एम पी इज इक्वल टू जी एन पी एट एम पी प्लस डेप्रीसिएशन। ये इसने हमें लिखा, हमसे पूछा है ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए सिर्फ ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, बाकी तो सब नेट मार्केट प्राइस इधर भी है इधर भी है, नेशनल प्रोडक्ट इधर भी है इधर भी है, सिर्फ ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है। तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है डेप्रीसिएशन से, और डेप्रीसिएशन को आप ग्रॉस में से माइनस करते हो तब आप नेट पर पहुंचते हो। ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ग्रॉस में से जब डेप्रीसिएशन घटाओगे तब आप यहाँ पर नेट पर पहुँचोगे। तो यहाँ ग्रॉस प्लस लिखा है तो इट इज़ इनकरेक्ट, एक्चुअली यहाँ माइनस होना चाहिए, तब ये आपका सही होगा। जी एन पी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन वो ट्रू होगा। तो इसने यहाँ प्लस लिख दिया तो ये वाला कंडीशन गलत है। पॉइंट नंबर बी, एन डी पी एट मार्केट प्राइस, एन डी पी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एन एन पी एट मार्केट प्राइस, एन एन पी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इधर क्या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस बीच वाली फिगर का है, इधर डोमेस्टिक है और इधर नेशनल है। ओके, अब आप बताइए ट्रू है फॉल्स है? आपको बताने का हो गया। सर सर ये ओके चलो, सर ये करेक्ट है। ये करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है। क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक जब बनाना होता है हमें, तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देते हैं। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, इस बात को समझा था। तो नेशनल से एन एफ आई ए को माइनस कर दोगे तो डोमेस्टिक पे आप पहुँच जाओगे। दिस इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, एन डी पी एट एफ सी इज इक्वल टू एन डी पी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। सो एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या हो रहा है, बेसिकली मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। सर ये सही है। हाँ जी, ये सही है। ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। ये बताइए सही है गलत है? सर ये सही है। ये भी सही, क्योंकि नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन हम ऐड करेंगे।
तो मेरा बी सी और डी सही था, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट था, तो 5 का आंसर इज ए। तो इसने नॉट करेक्ट पूछा था, तो 5 का आंसर इज ए। 6 पे आ जाते हैं हम। 6 का ए, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एन डी पी एट एफ सी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बताइए सही है या गलत है? सर ये गलत है। क्या क्या चेंज करूँ कि सही हो जाए? सर आप एमडीपी और फिक्स कॉस्ट को चेंज कर वो क्या बोलते हैं, हाँ डोमेस्टिक इनकम कर दो। तो एनडीपी डोमेस्टिक ही तो होता है, ये एनडीपी और एट। और प्लस, हाँ पर उसे फिर प्लस कर दो ना हाँ फिर। जी, माइनस के लिए प्लस करना, बिल्कुल, तो ये गलत था, है ना, प्लस करोगे तो सही हो जाएगा। सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड, जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, जी एन पी एट एफ सी इज इक्वल टू जी एन पी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस नेट डायरेक्ट टैक्सेस। हाँ जी, ये बताइए सही है गलत है? सर ये गलत है। ओके, क्या गलती है इसमें? सर माइनस होगा। माइनस होएगा, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, ये माइनस होएगा। सो ये भी हमारा यहाँ पर जो है गलत था। तीसरा, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बताइए सही है गलत है? सही है सही है। दिस इज करेक्ट, ये हमें सही वाला मिल गया। विच वन इज करेक्ट? सी इज करेक्ट। डी भी देख लेते हैं हम। जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एन डी पी एट एफ सी माइनस डेप्रिसिएशन। बताइए सही है गलत है? गलत है। गलत है। क्या चेंज करूँगी सही हो जाए? यहाँ पर प्लस कर दो। यहाँ पर प्लस कर दो, बिल्कुल ठीक है। सो क्वेश्चन 6 हो गया। 7 देखिए, 7 का क्या आंसर होगा? Bases on difference between concept and factors costos. So net indirect taxes. तो इस टाइप में ज़रूर ध्यान रखना कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स ऑप्शन अलग से दिया है तो वो गलत है। नेट वाले को हमको सही करना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स वाला इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, Which one leads to factor cost? You go. Sir, ये होगा market price minus net indirect taxes. बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, Which one includes the depreciation? ग्रॉस है ना, हाँ ए वाला होगा। करेक्ट। 10, Which one of the following is an example of normal resident of India? ये होगा the German working as director in IMF office located in India. ओके, वन बाय वन देखते हैं। देखो, पहले पॉइंट नंबर है, फॉरेनर वर्किंग इन हु ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। सो जो हु का ऑफिस होता है उसको हम रेजिडेंट नहीं मानते हैं। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम नहीं मानेंगे
रेजिडेंट। लेकिन वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम दो टुकड़ों में बांटेंगे, एक तो इंडियन लोग और जो फॉरेनर लोग हैं। ये हम लिख करके करते हैं इसको, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर वहाँ काम करने वाले लोग फॉरेनर्स और इंडियंस, ठीक है ना। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, लोकेटेड इन इंडिया। अब इसमें से कौन रेजिडेंट होगा कौन नहीं होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। जो फॉरेनर यहाँ काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे, लेकिन जो इंडियंस यहाँ काम कर रहे हैं दे विल बी रेजिडेंट, ठीक है ना। इसी तरह से अगर यही ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहीं बाहर लोकेटेड होती, इंडिया के बाहर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो ओबियसली बाहर है तो नॉन रेजिडेंट ही होगी, फॉरेनर्स भी नॉन रेजिडेंट होंगे, लेकिन इंडियंस जो वहाँ काम कर रहे हैं वो रेजिडेंट होंगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई वो कहीं भी लोकेटेड हो, लेकिन अगर इंडियन वहाँ काम कर रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, फॉरेन वर्कर वर्किंग इन हु लोकेटेड इन इंडिया। तो हु इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में लोकेटेड है, फॉरेनर, तो इसमें वो फॉल करेगी, तो ये पर्सन यहाँ पे नॉन रेजिडेंट हो गया, तो दिस इज़ नॉन रेजिडेंट, तो ये दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। फिर जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर इन आईएमएफ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में आईएमएफ का ऑफिस है, जर्मन आदमी काम कर रहे हैं, तो आईएमएफ भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मन आदमी तो फॉरेनर है, तो ये भी यहाँ पे नॉन रेजिडेंट होएगा, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। समझ आया कि ये नहीं होगा रेजिडेंट। Yes, sir. ओके। एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर के देश का कोई राजदूत एम्बेसडर इंडिया में है, तो एम्बेसडर्स का रूल हमने पढ़ा है, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स जिस देश के होते हैं उसी देश का उनको, जिस देश को बिलोंग करते हैं उसी देश का उन्हें रेजिडेंट माना जाता है। तो एम्बेसडर बाहर के देश से इंडिया में आया है तो उसी देश का है, जिस देश का को बिलोंग करता है वहीं का वो रेजिडेंट होगा। एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इंडिया का एम्बेसडर दुनिया में कहीं भी चला जाए वो इंडिया का रेजिडेंट ही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ आ गया काव्या। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। Sir, national income includes wage pension नहीं होगा. Uh, Sir, D, none of these. नन ऑफ दीज। देखो एक एक ये मैं और समझाया था आपको, मनी सेंड बाय एन एनआरआई टू हिज फैमिली, इसको ट्रांसफ़र इनकम बोला जाता है, क्यों। मनी सेंड बाय एन एनआरआई टू हिज फैमिली इन इंडिया। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, कोई इंडिया का बिलोंग करता है आदमी, इंडियन सिटीज़न है, वो बाहर के देश में नौकरी कर रहे हैं। मान लीजिए कोई इंडिया का पर्सन है, जैसे काव्या है, काव्या ने पढ़ाई करी अच्छे से, अमेरिका चली गई, अमेरिका में पढ़ाई, अमेरिका में जॉब कर रही काव्या। सो काव्या इज़ वर्किंग इन यूएसए, यूएसए में काम कर रही है। जहाँ काव्या जॉब करती है वहाँ पर काव्या को $10,000 सैलरी मिलती है, तो ये तो काव्या की इनकम हो गई। काव्या ने $10,000 कमा लिए, यूएसए में है वो। काव्या ने क्या किया, आउट ऑफ $10,000 $5,000 अपनी फैमिली को इंडिया में भेजे। उन्होंने फैमिली को $5,000 सेंड किए इंडिया में, ठीक है ना। यहाँ काव्या की फैमिली है, इन्हें $5,000 उस काव्या ने भेजे। सो फैमिली को क्यों भेजे कि भाई अर्न करते थे, फैमिली को रोज़ खर्चा करने के लिए काव्या ने सेंड किए पैसे। क्या फैमिली बदले में कुछ दे रही है काव्या को, नहीं। यहाँ पर कोई गिव एंड टेक यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ अ ट्रांसफ़र इनकम। जब काव्या ने 10,000 यहाँ अर्न किया, दिस वॉज एन इनकम, ये एक इनकम थी, लेकिन 10,000 से जब 5,000 इंडिया में फैमिली को ट्रांसफ़र किए, दिस इज़ नॉट एन इनकम, दिस इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट। इसको देश की नेशनल इनकम में नहीं माना जाएगा। चाहे भले इंडिया में 5,000 रुपये आए हैं, इंडिया को 5,000 रिसीव हुए हैं, बट ये एक ट्रांसफ़र पेमेंट है। समझ आया काव्या को। Sir, हाँ जी।
आप अकाउंट से क्लास में वो रिमी से बात नहीं कर रहे थे कि चैप्टर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या नहीं आया? वो जो चैप्टर 1 नहीं अकाउंट्स का। हाँ हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ सर, वो नहीं आ रहा है। कट हो गया वो? हाँ सर, हमें पढ़ाया था, हमने तो 1 महीना उस चैप्टर को पूरा फिनिश किया था, फिर बाद में पता चला आ ही नहीं रहा है। ओके ओके, ठीक है। सो कुछ इसका नोटिफिकेशन आएगा बोर्ड से? नोटिफिकेशन का तो पता नहीं, पर मैम ने बोला कि नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। सो मैं चेक करूँगा और कहीं से कि इसका कुछ और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कट हुए हैं, क्योंकि अगर एक चैप्टर कटा है तो ऐसा हो सकता है नहीं और भी चैप्टर्स कटे हों। सर, अभी तो इतना नहीं पता, पर ये पता है कि फर्स्ट चैप्टर नहीं आ रहा है। अगर पता चलेगा तो आपको बता दूंगी। इकोनॉमिक्स का भी आप देखिएगा, क्योंकि मेरे को तो मुझे नहीं पता कि मैं यूजुअली चेक करता रहता हूँ इंटरनेट पे, लेकिन बोर्ड की वेबसाइट पे मुझे ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है अभी तक जो ऐसा बताए कि ये चैप्टर्स डिडक्ट हो गए। बट आपकी मैम अगर आपको बोला है तो देन उनसे आप पूछिए मैम से, मैम कोई बोर्ड का नोटिफिकेशन आया है क्या? हाउ डिड शी नो, उनको कैसे मालूम पड़ा कि ये चैप्टर कट गया है? सर, मैम ने वो जो नया सिलेबस नहीं है उसका पीडीएफ दिया था। उसमें चैप्टर लिखा हुआ नहीं है? नहीं। ओके ओके, सो मैं चेक करूँगा उसको वापस से, देन वी विल टॉक। ठीक है। सो ये 11 समझ आ गया, मनी सेंड बाय एनआरआई। यस सर। 12, क्वेश्चन नंबर 12। Financial helps to victim is फाइनेंशियल हेल्प टू विक्टिम इज, हाँ, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट, क्योंकि हमने हेल्प करा है सिर्फ, बदले में कुछ मिला नहीं है, दैट इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 13। The difference between national income and domestic income is that we net factor income from abroad. करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। Uh, Gross national product at market price is measured as uh, sir, A, GDP at market price minus depreciation. नहीं ये सही नहीं, देखो 14 में आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो डोमेस्टिक में से आप डेप्रिसिएशन माइनस, ग्रॉस जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो एनडीपी बनेगा, बट आपको तो जीएनपी चाहिए। देखिए आपको चाहिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस, अगर आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस में, क्यों डेप्रिसिएशन माइनस करने से सिर्फ ग्रॉस का नेट ही तो होएगा, तो एनडीपी मिलेगा, पर मुझे तो यहाँ जीएनपी चाहिए, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो मुझे चेंज किस में करना है? बीच वाली चीज़ में, डोमे नेट वाला मुझे करना है। चलो वन बाय वन करते हैं इसको भी। क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, क्या बनेगा यहाँ पर बोलिए? So GDP at market price is equals to net, नहीं, हाँ, नहीं, जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन घटाओगे तो क्या बनेगा? जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो सर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एन एन पी एट एम पी बन जाएगा।
देखो डेप्रिसिएशन से क्या चीज़ में चेंज होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, आप बोल रहे हो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये आप बोल रहे हो ये बन जाएगा। सो डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं हम। डेप्रिसिएशन माइनस करने से किस चीज़ में चेंज आता है? तीन कन्वर्जन्स हमने सीखे थे। हमने तीन तरह के कन्वर्जन सीखे। एक सीखा हमने ग्रॉस वर्सेस नेट, ग्रॉस से नेट बनाना। दूसरा हमने सीखा है डोमेस्टिक से नेशनल बनाना। तीसरा हमने सीखा है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना। तीन तरह के सीखे, राइट? राइट सर। तो ग्रॉस और नेट बनाने में किस चीज़ का काम आता है? सर ग्रॉस और नेट जब हम करते हैं तो हमारा काम आता है डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, नेट हो जाता है। नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दो तो ग्रॉस हो जाता है। डोमेस्टिक से नेशनल में किसका काम आता है? डोमेस्टिक से नेशनल नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का डिफरेंस। और एमपी से फैक्टर कॉस्ट में किस चीज़ का होता है? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में किस चीज़ का होता है? मार्केट फैक्टर को ये था किसका? वो ये प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। ये कहाँ से आ गया? नहीं ये नेट, था। अभी तो हमने किया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस को फैक्ट्री कॉस्ट बनाने में नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम एड लेस करते हैं। तीन तरह कन्वर्जन से सीखे हमने। यस सर। अभी तो आपने ऊपर इनका सबका आंसर भी किया है। ये विच वन लीड्स टू फैक्टर कॉस्ट। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। काव्या ने आंसर दिया नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस किया है। जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो सिर्फ ग्रॉस का नेट बनेगा। ये नेट और ये ग्रॉस, सिर्फ ग्रॉस का नेट बनेगा। लेकिन आपने आंसर में क्या डोमेस्टिक से नेशनल भी बना दिया। भाई मैंने तो सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस किया है ना, तो डोमेस्टिक का नेशनल कैसे बन जाएगा? ये तो डोमेस्टिक ही रहेगा, राइट? यस सर। है ना? तो डेप्रिसिएशन बदलोगे तो सिर्फ फर्स्ट वाली चीज़ बदलती है, ग्रॉस या नेट। आगे वाला सब सेम ही रहेगा जो इधर लिखा है, एलएचएस में जो लिखा है। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करोगे तो बीच वाली चीज़ बदलती है, डोमेस्टिक या नेशनल। बाकी ग्रॉस है तो ग्रॉस रहेगा, नेट है वो चेंज नहीं होता है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब आप करते हो प्लस या माइनस करते हो तो लास्ट वाली चीज़ जो आपकी वो बदलती है, एमपी या फैक्टर कॉस्ट हो जाती है। बाकी नेट डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक जो है वो वैसा ही रहने वाला है। सो इसके अंदर क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जब डेप्रिसिएशन घटाओगे तो क्या बनेगा? सर जीडीपी एट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन निकालोगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनेगा। बिल्कुल करेक्ट। तो हमें चाहिए एनडीपी एट नहीं, हमें तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस चाहिए था। दिस इज़ नॉट राइट आंसर। पॉइंट नंबर बी देखिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, इसमें नेट फैक्टर इनकम में जोड़ देता हूँ, क्या बन जाएगा इससे? सर आपने क्या बोला? पॉइंट नंबर बी,
जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें नेट फैक्टर इनकम मैं जोड़ देता हूँ, क्या बनेगा ये? सर ये बनेगा, सर ये क्या बनेगा? बनेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नहीं, नहीं नहीं, ये बनेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बिल्कुल सही, यही हमें चाहिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऊपर लिखा है देखो। सो पॉइंट यस नंबर सर। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेशनल इनकम रेफर्स टू व्हाट, बताइए 15 का क्या होगा, ए बी सी या डी? सर ये होगा, सर ये होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ठीक है। फैक्टर इनकम ही होती है सिर्फ, ट्रांसफ़र इनकम नहीं होती, तो ए सही है। वो इनकम ऑफ, आपने डेफिनेशन नहीं बताया था, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सम ऑफ टोटल वाला। बिल्कुल, इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स, तो बी भी सही है। सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड, वो भी सही है। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हो गया। सो 15 तक हो गया हमारा। नेक्स्ट फिर आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। अब सैटरडे संडे है, आपको क्या करना था सैटरडे संडे को?